हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया, आनंद में हो? कल शाम वाली क्लास ली थी सबने? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत लेट उठते हो तुम लोग। मैं पहले 6 बजे क्लास लिया करता था। ये तो तुम लोगों को देख के मेरे को लगता है कि बस कोई नहीं, चलो अपन जो है वो थोड़ी लेट ले लेते हैं क्लास, इनसे उठा नहीं जाता। यही एक कारण है, और कोई कारण नहीं है। ये तुम्हें लग रहा है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? जो पुराने हैं वो तो पुराने टाइम से जानते हैं, है ना। सुबह की क्लास, मेरी और वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग, कितनी चले, कब चले, कोई पता नहीं चलता। शाम की क्लास की गारंटी है ना। हाँ, बॉबी वर्मा जी, सुन लिया मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था? राज्यपाल साहब को कंप्लीट करेंगे आज। आज जो है वो, वैसे तो हमारे यहाँ जो है वो जनरली ऐसे क्लास हुई नहीं है, फिर भी भाई कोई स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहा है अगर डेमो क्लास में, तो आज अंतिम है। अब 3 दिन हो चुके हैं, एक दिन यूट्यूब पर, 2 दिन ऐप के ऊपर पढ़ रहे थे। तो हाँ, वो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा तुम्हें पीडीएफ का, तो वो हमने बोल दिया है, आज हम उसको सही करवा देंगे। हाँ, हम तो कब के ही उठ रखे हैं ऐसे। करंट की पीडीएफ सारी तो डलवा दी। आर्थिक समीक्षा के अध्याय 3 से आगे की कोई पीडीएफ टेलीग्राम पर हिंदी मीडियम के लिए नहीं डाली गई है। वो क्या अंग्रेजी मीडियम वाले आरोप लगाते थे कि आप ज़्यादा हिंदी मीडियम का ध्यान रखते हो, ज़्यादा हिंदी मीडियम का ध्यान रखता हो, तो कल हमने इंग्लिश मीडियम की सारी अपलोड कर दी। तो अगर तुम्हारी इच्छा है तो आज हिंदी मीडियम की सारी कर दें। बुक आई हुई है भाई हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम की इसलिए अपलोड किए हैं कि जो है वो हिंदी हिंदी मीडियम की भी फ़ॉन्ट चेंज करवा के करूँगा। हिंदी मीडियम की भी जैसे मतलब अपनी किताब तो जो है नॉर्मल फ़ॉन्ट में आई हुई है, तो मैं अगर ज़्यादा फ़ॉन्ट में चाहिए तो उसका भी चेंज करवाऊँगा। हाँ, या वैसे ही जैसे किताब आई हुई है वैसे की वैसे अपलोड कर दूँ? बताओ भाई। बुक ले ली, उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो प्रभजोत अगली क्लास में। राम 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 राम। तो आनंद आ रहा है तुम लोगों को बढ़िया पढ़ाई का? आनंद आ रहा है तो बढ़िया तरीके से पढ़ो और बढ़िया आनंद ले, फिर बाद में टेंशन क्यों ले रहे हो? तो चलो ठीक है। तो अब जो है वो पहले मुझे बताओ कि कैमरा सही है क्या? आज बुलाऊंगा मैं कैमरे वालों को। थोड़े मेरे को लग रहा है फोकस सही से नहीं है इस कैमरे का। राज्यपाल साहब के बारे में अपन ने खूब चर्चा की, मजा आ गया मतलब चर्चा करके। अब जो है वो दोस्तों अपन बात करते हैं आपके यहाँ पे शिखर बैच और अर्जुन बैच वालों को 4 बार ऑफर दे दिया है। अब अगर तुम लोग ऑफर का लाभ नहीं ले तो भाई तुम्हारी गलती है। बूस्टर 40 लगाओ, अपने बैच को अपडेट करो। आपके कोर्स हुआ है, अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आपकी मर्जी। इससे ज़्यादा सहूलियत नहीं हो सकती, खासकर शिखर बैच वालों के लिए। थोड़ा ब्लर हो रहा है, हल्का ब्लर हो रहा है, अब मेरे हिसाब से नहीं हो रहा होगा। अब एकदम सही है, एकदम सही है। तो चालू करते हैं। राज्यपाल साहब की बात है, और राज्यपाल साहब की बात करो उतनी ही कम है भाई साहब। तो हमने क्या पढ़ा? 153 में आपने कहा कि एक गवर्नर होगा, 154 में कहा कि उसमें एग्जीक्यूटिव पावर होगी, 155 में कहा कि उसके दोस्तों जो है वो याद रखें उसके अपॉइंटमेंट होगा, 156 में कहा कि उसका कार्यकाल होगा, और 157 में कहा कि योग्यता क्या है, और 158 जिसको याद है उससे राज्यपाल में कॉन्फिडेंस है, मतलब शर्तें हैं। और दोस्तों 159 में आपने क्या कहा? शपथ। 159 में आपने क्या कहा? शपथ। फिर आप कुछ आर्टिकल्स में गए, जब उनकी कार्यपालिका शक्तियां पढ़ रहे थे, तो आपने कहा 163 में जो है वो जो है गवर्नर की सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसका हेड सीएम होगा। 164 में आपने कहा कि गवर्नर सीएम की नियुक्ति करेगा, सीएम के कहने पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। 165 में आपने कहा कि एक महाधिवक्ता होगा जो राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण वकील होगा। 166 में यहाँ कार्य बंटवारे से संबंधित नियम बनाए जाएंगे। और उसके बाद में आपने 167 में कहा कि सीएम के कर्तव्य होंगे कि वो प्रशासन की दिन प्रतिदिन की जो है वो आपकी बातें बताता रहे, और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो अगर पूछ लिया जाए गवर्नर साहब द्वारा तो वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है। और अगर कोई मंत्री की बात पे विचार नहीं हो रहा तो वो भी बताना पड़ेगा। पढ़ा था क्या ये? याद आ रहा है क्या?
श्योर। तो 174 में क्या था कि सत्र बुलाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, विधानसभा भंग की जाती है। 175 में क्या था दोस्तों, अभिभाषण, दोनों को एक साथ बिठा के अभिभाषण दिया जा सकता है, लेकिन कोई भी संयुक्त अधिवेशन की बात यहां नहीं की गई। और 176 के अंदर क्या था, विशेष अभिभाषण है दोस्तों आपके यहाँ बजट पे या विधानसभा के प्रथम सत्र पे, और विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। और दोस्तों आर्टिकल 200 के तहत हाँ कहे अगला, ना कहे वापस लौटा दे, पड़ा रहने दे, राष्ट्रपति के पास भेज दे। और 213 के तहत अध्यादेश। इतना किस किस को याद है? हाँ, इतना किस किस को याद है? सबको याद है? तुम्हें होशियार हो तुम। तो बस अंडर कंट्रोल है मामला। 171 रह गया। लो भाई 171 याद कर लो साथ के साथ। 171 में क्या है? 171 में क्या है कि आपकी विधान परिषद में जो है वो कितने दोस्तों, 1/6 सदस्य जो है वो गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किस किस से किए जाते हैं सर? 201 और 200 और 201 में डिफरेंस बता दो। बता देंगे? हाँ, 200 में जितना काम होता है वो राज्यपाल करता है, 201 में जितना काम होता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है अंकित, अपलोड करवा देंगे, ऐड करवा देंगे भाई अंकित। अब पढ़ लो इधर। कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा सहकारिता। पॉलिटी में इंटरेस्ट आने लग गया तुम्हें? अगर तुम गवर्नर अच्छे से पढ़ोगे तो विधानसभा में दिक्कत नहीं आएगी। विधानसभा यहीं से आपके स्टार्ट हो चुकी है। ये मत सोचना कि गवर्नर में इतना टाइम क्यों चल रहा है, लग रहा है। गवर्नर में इतना टाइम क्यों लग रहा है? गवर्नर में टाइम इसलिए चल रहा है, ठीक है, ताकि हम आगे विधानसभा की भी चर्चा कर सके। तो अब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। और कल कौन कौन सी शक्तियों के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने? विधायी शक्तियों तक हम लोगों ने जो है पढ़ लिया था। आगे डन। अब हम जुडिशियल पावर्स के बारे में बात करते हैं। जो आपके जो है वो गवर्नर साहब की जो है वो न्यायिक शक्तियां हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बात करें दोस्तों, गवर्नर साहब की जो है वो आर्टिकल 161 के अंदर पैराडन क्षमादान शक्तियां हैं। क्या हैं दोस्तों? आपकी क्षमादान शक्तियां हैं। जैसे आपके जो है वो आर्टिकल 72 में किन की है? राष्ट्रपति साहब की है। जुडिशियल पावर से मतलब है न्यायालय से संबंधित शक्तियां। तो दोस्तों राज्यपाल राज्य कार्यपालिका के जो विषय है उनसे संबंधित अपराध में क्षमादान की शक्तियां रखता है। अब यहाँ पे आपके सामने 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं। 5 प्रकार की जो है वो दोस्तों आपकी जो है वो क्षमादान शक्तियां, और इनको एक बार समझ लोगे ना तो फिर दोबारा बार बार समझना ही नहीं पड़ेगा। एक बार समझ लोगे तो दोबारा बार बार समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और कैसे नहीं पड़ेगी भाई साहब? क्षमा का मतलब होता है पूर्णतः माफ कर देना। पैराडॉन का मतलब क्या होता है? पूर्णतः माफ कर देना। अगर क्षमा किसी को दे दी गई है तो इसका मतलब क्या है? पूर्णतः माफ कर देना, पूर्णतः माफ कर देना। लघुकरण, इसमें सजा की प्रकृति को बदला जाता है। आप लघुकरण सोच के आप बोलोगे कि इसके अंदर जो है वो सजा कम हो रही है, नहीं, सजा का नेचर बदला जा रहा है। जैसे कठोर कारावास से हमने क्या कर दिया? सामान्य कारावास। परिहार में सजा की अवधि को बदला जाता है। मतलब जैसे जो है किसी का आजीवन कारावास था उससे 8 वर्ष कर दिया, 12 वर्ष से 8 कर दिया, 14 से 10 कर दिया। याद रखें, विराम होता है विशेष परिस्थिति में अगर हम अवधि और प्रकृति दोनों बदल दें। जैसे कोई गर्भवती महिला है तो उसकी जो है वो दोस्तों, अगर ये वृद्ध व्यक्ति है तो उसके अपराध की जो है वो दोस्तों हम लोग जो है नेचर कठोर कारावास से सामान्य कारावास कर दें, और 18 से 12 कर दें तो या 14 से 12 कर दें तो वो दोस्तों आपका जो है वो विराम है। और प्रविलंबन का मतलब है किसी दंड को कुछ समय के लिए टाल देना, एक बार जो है उसके डिले कर देना। जैसे फांसी को जनरली जो है माफ नहीं किया जाता तो एक बार प्रविलंबन कर दिया जाता है। अब यहां एक बार देखो साथ में, ठीक है बेगराज, नोटेड। हाँ, अब आ जाओ एक बार वापस ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देना आप लोगों को? यहाँ कुछ शब्द हैं और इन शब्दों को याद रखें। आपके यहाँ पे क्षमा जो है उसके अंदर याद रखें। आपके यहाँ पे क्या याद रखना है? इसमें सजा पूर्णतः माफ है। सजा पूर्णतः माफ है। क्या है? पूर्णतः माफ है। लघुकरण के अंदर सजा की प्रकृति में चेंज हो रहा है। सजा की प्रकृति, नेचर में चेंज हो रहा है। और दोस्तों परिहार में सजा की अवधि में चेंज हो रहा है। सजा की अवधि में चेंज हो रहा है। सजा की
अवधि में चेंज हो रहा है। और दोस्तों पर हाँ, उसके बाद में विराम में विशेष परिस्थिति में प्रकृति भी चेंज की जा रही है और दोस्तों अवधि भी चेंज की जा रही है। और प्रविलंबन का मतलब है एक बार रोक देना, एक बार रोक देना मतलब सजा को टाल देना, कुछ समय के लिए जो है वो टाल देना, कुछ समय के लिए टाल देना। इसके एग्जाम्पल भी मैंने दे दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि जब प्रकृति का मतलब है कठोर कारावास से आपने कारावास को सामान्य कर दिया, ठीक है। अवधि से मतलब है 14 वर्ष के काराकाल को जो कारावास को आपने 10 वर्ष का कर दिया। प्रकृति और अवधि दोनों ये आपकी विशेष परिस्थिति में होती है, और विशेष परिस्थिति जैसे गर्भवती महिला है या वृद्ध जन है, उस कंडीशन में उनके यहाँ कठोर कारावास को सामान्य कारावास कर दिया, 14 को 10 कर दिया, मतलब प्रकृति और अवधि दोनों। एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है। एक बार अगर दिमाग में आपने डाल लिया तो एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है। आई बात समझ? मोतीलाल जी पहले गवर्नर पढ़ लो ना। एम सिंह जी बनाने पड़ेंगे साथ के साथ, एम सिंह जी बनाने पड़ेंगे साथ के साथ। चले आगे। और हाँ, अब दोस्तों जो है इनके बारे में पैराडॉन, कम्यूट, रेप्राइव, रेमिट, रेस्पाइट, इनके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। सर हाँ, गजेंद्र सिंह की सुनने दो। तो गजेंद्र सिंह जी आप टीम के साथ डिस्कस करें या आप भाई के साथ डिस्कस करें? आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और आप बढ़िया तरीके से इन्फॉर्मेशन का लाभ ले रहे हैं। बताओ कोई डाउट है तो आप यहीं बता सकते हैं। बात वाला तो पॉसिबल नहीं है भाई, है ना। शेड्यूल आपको बताया हुआ है, टीम बढ़िया तरीके से पढ़ा ही रही है। तो अब सुबह सुबह मैं क्लास में यही चाहता हूँ कि आप भारी भारी मैसेज से ज़्यादा बेटर है आपका कोई बेसिक क्वेरी है तो आप लोग जो है वो बता सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को जो है वो दो चीज़ें याद रखनी है क्षमादान शक्तियों में। और क्या याद रखनी है? मृत्युदंड के मामलों में जो है वो निर्णय नहीं दिया जा सकता, और उसके साथ साथ जो है वो मार्शल लॉ से संबंधित मतलब जो सैन्य कानून है उससे संबंधित मामलों में जो है वो सैन्य मामलों के अंदर जो है वो डिसीजन नहीं दिया जा सकता। याद रखना, सैन्य मामलों में डिसीजन नहीं दिया जा सकता, याद रख लेना। दो चीज तो ये याद रखनी है। तीसरी चीज क्या याद रखनी है? तीसरी चीज ये याद रखनी है, ये सारा काम वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। सारा काम वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। सारा काम जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। इनके द्वारा दिया गया निर्णय जो है वो कोर्ट से अलग हो सकता है। इनके द्वारा दिया गया निर्णय कोर्ट से अलग हो सकता है, कोर्ट से अलग हो सकता है। और कोई भी व्यक्ति जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है वो प्रत्यक्ष सुनवाई की डिमांड नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष सुनवाई की डिमांड नहीं कर सकता। अब जो है वो अपने आप बता देंगे, प्रत्यक्ष सुनवाई की डिमांड नहीं कर सकता। आगे बात समझ में?
हाँ, और एक चीज पहले, और अगर कोई टीम को बार बार कॉल कर रहा है, वो एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सिंगल डिवाइस लॉगिन का मतलब होता है सिंगल डिवाइस लॉगिन, प्रॉपर सिंगल डिवाइस लॉगिन है, और उसका एक अपने आप में कारण है, ठीक है, और उसका एक परिणाम है। तो बार बार इसको लेके कॉल ना करें। कल आपने आधा घंटा खराब किया था, आपने केवल डिस्कशन में। आज मैं आपके फिर कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ, क्योंकि आपके जो लक्षण मुझे लग नहीं रहे हैं, क्योंकि 5 महीने का टाइम आपको आरएस के लिए ज़्यादा दे दिया। मुझे लगा कि आरएस वाले स्टूडेंट तो बहुत ही गंभीर आते होंगे, इसलिए मैंने केवल और केवल आरएस पे फोकस किया। नहीं, मेरे से पढ़ने के लिए और घनी जनता तैयार है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक कर लो, नहीं तो जो है वो बिना मतलब है। हाँ, और बार बार नहीं, एक बार याचिका हो गई तो बस ठीक है। तो हाँ, बंद करना ही ठीक रहेगा। और इसकी जो है वो अगली वैकेंसी तक हम भी इसे जो है वो, जब इतनी बढ़िया क्वालिटी दे रहे हैं तो हम भी इसे जो है वो थोड़ा महंगा करना पड़ेगा। उसका कारण है ताकि सिंसियर और वो स्टूडेंट है जिसके जो है वो प्रॉपर जो है वो आगे आरएस की हो, जिसको जो है प्रॉपर आगे आरएस की हो। क्योंकि आरएस के स्टूडेंट में तो ये लक्षण नहीं होंगे कि सुबह की 10 मिनट की क्लास में आता ही हो हा मेरे हिसाब हूँ। ए लक्षण आरएस के स्टूडेंट में तो कौन नहीं में। तो या तो फिर बाद में मैं सह नहीं पढ़ डाल लूँ, जहाँ ज़्यादा बढ़िया रहे अभी बाद में मैं भी थारी चौधर लिया क्या नहीं फिरूँ कि आरएस साड़न केवल आरएस साड़न। तो थोड़ा थारा लक्षण सुधार लियो। नहीं, मैं काल थाने प्रॉपर कही कि सुबह आता ही 5 मिनट तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डिस्कस के। कल जाते टाइम 5 मिनट किया था, आज और हाँ, आज और जो है मैंने कह दिया जाते टाइम 5 मिनट कर लेंगे। फिर भी अगर लक्षण नहीं सुधार रहे हो तो कृपया करके जो है वो मान जाओ, अब हद कर रखी है बेवकूफ। हाँ, अब दोस्तों आगे चलते हैं। और जुडिशियल से संबंधित क्या पावर है? आर्टिकल 217 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में जब नियुक्ति होगी तब परामर्श लिया जाएगा। तब क्या लिया जाएगा? परामर्श लिया जाएगा। लेकिन बताओ लिया जाता है क्या? परामर्श लिया जाता है क्या? देखो, ये संवैधानिक प्रावधान है। ये क्या है आपका? संवैधानिक प्रावधान है। वर्तमान में तो आपके यहाँ राष्ट्रपति साहब से ही परामर्श नहीं लिया जाता। वर्तमान में तो राष्ट्रपति साहब से परामर्श नहीं लिया जाता। वर्तमान में तो क्या? राष्ट्रपति साहब से ही परामर्श नहीं लिया जाता। राष्ट्रपति साहब से खुद से ही परामर्श नहीं लिया जाता। राष्ट्रपति साहब क्या राज्यपाल से लेंगे? क्योंकि पता है क्या, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जज की नियुक्ति होती है उसमें आज के दिन कॉलेजियम व्यवस्था है। और कॉलेजियम व्यवस्था के अंदर दोस्तों आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश है जो रिकमेंडेशन देते हैं। वही रिकमेंडेशन दोस्तों जो है वो राष्ट्रपति साहब उनको बना देते हैं। राज्यपाल से जो है वो कोई प्रकार का परामर्श आज के दिन नहीं लिया जाता। संवैधानिक प्रावधान अलग बात है। संवैधानिक प्रावधान अलग बात है। तो संविधान में लिखा हुआ था, लेकिन परंपरा में अब क्या है? कॉलेजियम सिस्टम है भाई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 4 सीनियर जज, 4 सीनियर जो है वो जज जो है वो दोस्तों याद रखे, जो रिकमेंडेशन देते हैं उन्हें जो है वो बना दिया जाता है। आगे चलें, अगली पावर क्या है? अगली पावर आर्टिकल 233 के अंदर राज्यपाल, दोस्तों राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार करके, मतलब हाई कोर्ट के साथ विचार करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ट्रांसफर और जो है प्रमोशन करता है। हाँ, यहां राज्यपाल का रोल है। मतलब है राज्यपाल गवर्नर प्लस आपका हाई कोर्ट आपस में जो है वो बातचीत करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो है वो अपॉइंटमेंट किसका होगा, किसका ट्रांसफर होगा, किसका प्रमोशन होगा, ये दोस्तों आपका जो है गवर्नर की पावर है। तो 217 और 233 और याद कर लो, 217 और 233 और याद कर लो, 217 और 233 और याद कर लो, 217 और 233 और याद कर लो। हाँ, याद रह जाएगा। ये उनके पास जुडिशियल पावर है, मतलब न्यायपालिका से संबंधित पावर्स हैं उनके पास है। और एक प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान में जिला शब्द का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? भारतीय संविधान में जिला शब्द का उल्लेख कौन से आर्टिकल पे? हाँ, भारतीय संविधान में जिले शब्द का उल्लेख, भारतीय संविधान में जिले शब्द का उल्लेख कौन से जो है वो आर्टिकल में है?
कौन से आर्टिकल में, याद रखना पड़ेगा। 233 में ही जिले शब्द का उल्लेख है, 233 में ही जिले शब्द का उल्लेख है। तो क्या याद रखना, जुडिशियल पावर्स में आप दोस्तों जो है वो याद रखना 161 के अंदर पैराडन पावर्स हैं, क्षमादान शक्तियां हैं। 217 कहता है कि प्रेसिडेंट गवर्नर से सलाह लेकर फिर हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति करता है। लेकिन अब ना तो कोई गवर्नर से सलाह होती है ना प्रेसिडेंट से, आपके सीजीआई प्लस 4 सीनियर जज जो है वो परामर्श भेजते हैं और उस परामर्श के अनुसार प्रेसिडेंट साहब जो है वो आपके जजों की नियुक्ति करते हैं, जिसके बारे में डिटेल से हम जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, तब चर्चा करेंगे कि कॉलेजियम क्या होता है, फर्स्ट जज केस क्या था, सेकंड जज केस क्या था, वो सारी बात है। उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ आर्टिकल 233 कहता है कि गवर्नर और हाई कोर्ट आपस में विचार विमर्श करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर और प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। ये जुडिशियल पावर्स। कोई बात नहीं विराट जी, बाबू बुक डिपो चले जाओ। ये प्रश्न पूछने का है, बीकानेर में करंट की किताब नहीं मिल रही, बुक डिपो में मिलेगी भाई, हर जगह भेज दी है हमने। तो पूछो वहाँ पे, ये भी हमसे ही पूछोगे क्लास के टाइम। थोड़ा बहुत तो नाम विराट कर रखा है, थोड़ा तो बहुत तो लेवल रखो ना प्रश्न पूछने में। अब अंकित, मूल संविधान में जो है वो नहीं था आपका पंचायती राज, आई बात समझे, फिर बाद में जोड़ा गया ना कुंदन, एक बार, है ना। तो फर्स्ट जज केस हुआ था, फिर सेकंड जज केस 1993 में हुआ था, फिर 98 में हुआ था। अजय, काला बात कौन समझ में आई? यह मतलब यहाँ डीटी हो गया है, काला बात दर में कौन समझ में आई, या एकदम डीटी हो गया? क्यों लक्षण दिखाओ भाई सुबह सुबह? मैंने कल कहा था कि अपने लक्षण सुधार लो, नहीं मैं फिर बाद में आप जैसे ही बनूंगा, फिर आपको लगेगा कि अपने गुरुजी बहुत खराब है। हाँ, तो तेरे को जो है वो क्या पढ़ाया जा रहा है अभी, क्या पढ़ाया जा रहा है? मतलब अन्य जानकारी दी जा रही है, इसका मतलब उस टॉपिक में चले जाएं, फिर बाद में गवर्नर तो कभी ख़त्म ही नहीं करें, गवर्नर तो कभी ख़त्म ही नहीं करें। थोड़ा बहुत बेसिक सेंस नहीं है कि हम यहाँ गवर्नर पढ़ रहे हैं और गवर्नर की जुडिशियल पावर्स के अंदर हम लोग जो है वो 161, 217, 233 याद कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने कार्यपालिका पावर्स के अंदर 163, 164, 165, 166, 167 याद किया था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये मैंने पढ़ा दिया, इनकी बेसिक जानकारी दी है, आगे कैसे जाएंगे फिर अपन? एकदम बेसिक सेंस नहीं है यहाँ, ठीक है। अपन जब विधायी पावर पढ़ी तो 174 है, 175 है, 176 है, 200, 213, 171 पढ़ा। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका पूरा चर्चा कर लेंगे, आर्टिकल 200 क्या है, 213 क्या है। वो तो बोले आदमी में भाई। हाँ, अब आप आते हैं दोस्तों आपके यहाँ फाइनेंशियल पावर। किसके बारे में दोस्तों? आप फाइनेंशियल पावर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपका मेंस का पूरा प्रश्न तैयार हो जाएगा आज। राज्य की जो है वो दोस्तों जो है वो वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की जो है वो क्या दोस्तों? फाइनेंशियल पावर। और यहाँ आप लोगों को जो है वो दोस्तों जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है वो बातचीत जो है वो करनी चाहिए, वित्तीय शक्तियों पे थोड़ा थोड़ा जो है वो ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अगर हम वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करें तो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ आर्टिकल 202 है। कौन सा है दोस्तों आपके यहाँ पे? आर्टिकल 202 है, आर्टिकल 202 है। मैंने चाय पी ली। हाँ, आर्टिकल 202 है। आर्टिकल 202 क्या कहता है? आर्टिकल 202 क्या कहता है कि गवर्नर साहब हर साल बजट पेश करवाते हैं, हर साल बजट पेश करवाते हैं। और ये बजट पेश करता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर हर साल बजट पेश करते हैं, बजट पेश करते हैं, बजट पेश करते हैं। अब यहाँ केवल बस इतनी बात याद रखनी है कि जो है वो 202 के अंदर गवर्नर साहब को बजट से संबंधित बातें पता है। पहली चीज क्लियर? हाँ, पहली चीज है क्लियर कि 202 के अंदर फाइनेंशियल पावर्स के अंदर अगर हम लोग चलें तो 202 के तहत जो है वो बजट के अंदर का आपका जो है वो 112 में, राज्य का 202 में बजट आता है। अब यहाँ मत लग जाना गुरुजी बजट क्या होता है, बजट क्या होता है? बस बजट होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, सरकार की प्राप्ति एवं खर्चे या आय या व्यय से संबंधित होता है, जो कि अग्रिम रूप से पेश किया जाता है। बजट में क्या पढ़ाऊंगा फिर?
बेसिक नहीं है ना कईयों के अंदर, तो फिर क्या करें। हाँ, अब दोस्तों जो, हाँ, राज्य का पावर बीरबल संवर्ती सूचीतक और राज्य सूचीतक होता है तो वो कर सकते हैं, इसमें क्या डाउट है। अब जो है वो 202 बजट पेश करवाने के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो है वो गवर्नर साहब बजट पेश करवाते हैं। अब बजट जो पेश होता है उसके बारे में एक चीज याद रखें। अब बजट के बारे में दोस्तों जो है वो एक चीज क्या याद रखनी है आपको, 202 के बाद में आर्टिकल आता है 203, आर्टिकल आता है 203, और आर्टिकल 203 की बात है प्राकलन की। क्या दोस्तों, आपके जो एस्टीमेट है प्राकलन, प्राकलन दो प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार का होता है अनुदान की मांग। अनुदान की मांग, हर विभाग को कितना पैसा चाहिए, डिमांड ऑफ ग्रांट जो है अनुदान की मांग, हर विभाग को कितना पैसा चाहिए। सारी अनुदान की मांग जो है वो राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही आती है। सारी अनुदान की मांग जो है वो राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही आती है। सारी अनुदान की मांग जो है वो राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही आती है। राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही आती है। दो पावर आपको समझ में आएगी। फाइनेंशियल दो पावर है, एक तो बजट पेश करवाना, और दोस्तों जो है वो बजट जो होता है उसमें हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी मांग रखता है कि हमें इतना पैसा दो, हमें इतना पैसा दो, हमें इतना पैसा दो, हमें इतना पैसा दो। फिर विधानसभा उस पर चर्चा करती है, समितियां बनती हैं, खंड खंड पे चर्चा होती है, फिर मतदान होता है, कटौती प्रस्ताव आते हैं, नीतिगत कटौती आता है, सांकेतिक कटौती आता है, उसके बाद में जाके वो विनियोग विधेयक में बदलता है, फिर जाके बजट जो है पारित होता है, लेखा अनुदान आता है, प्रत्यानुदान आता है, अपवाद अनुदान आता है। सब कुछ हम लोग जो है वो आर्टिकल 202, 203, 204, 205, 206, 207 में पढ़ेंगे। लेकिन यहां दो बेसिक चीज समझनी है। गवर्नर का रोल क्या है, तो गवर्नर का रोल जो है वो दोस्तों जो है वो क्या है, बजट पेश करवाने का काम गवर्नर का है, और अनुदान की मांग, अनुदान की मांग जो है वो गवर्नर की जो है वो दोस्तों अनुमति से पेश की जाती है। दो किस किस को समझ में आ गई। हाँ, दो बात किस किस को समझ में आ गई फाइनेंशियल पावर के अंदर। दो बात, बेसिक बात कि हर साल जो है वो आपके यहाँ फरवरी के प्रथम सप्ताह में गवर्नर साहब बजट पेश करवाते हैं। बजट में हर डिपार्टमेंट की अपनी जो है वो पैसे मांगते हैं, तो अनुदान की मांग होती है, और अनुदान की मांग जो है वो गवर्नर साहब की अनुमति से ही पेश की जाती है। फिर धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही दोस्तों जो है वो पारित किया जाता है, मतलब उनकी अनुमति से ही लाया जा सकता है। जब तक धन विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति नहीं होती तब तक वो प्रस्तुति नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, प्रस्तुति नहीं किया जा सकता, याद रह जाएगा। दूसरा, बिना राज्यपाल की सहमति के आप अनुदान की मांग भी नहीं ला सकते, इनकी पूर्वानुमति होनी जरूरी है। उनकी पूर्वानुमति होनी जरूरी है, इनकी पूर्वानुमति होनी जरूरी है, जायज बात। अब बात करते हैं, आपके राज्य में 3 प्रकार के फंड होते हैं। किसी भी राज्य में कितने प्रकार के फंड होते हैं, 3 प्रकार के फंड होते हैं। कितने प्रकार के फंड होते हैं, 3 प्रकार के। एक होती है दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड, जिसे हम बोलते हैं संचित निधि। एक होती है कंसोलिडेटेड फंड, जिसे बोलते हैं हम संचित निधि। एक होती है दोस्तों लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा निधि। तो एक आपका पब्लिक अकाउंट, हाँ, और एक होता है दोस्तों आपकी आकस्मिक निधि। एक होती है आकस्मिक निधि, एक दोस्तों कंटिंजेंसी फंड। एक क्या होता है, आकस्मिक निधि। एक क्या होती है, कंटिंजेंसी फंड। आकस्मिक निधि क्या होती है, आकस्मिक निधि। अब आप लोगों को हमेशा याद रखना है, और क्या याद रखना है कि ये फंड जो है इससे पैसा निकालना है, इससे पैसा निकालना है तो संसद, पैसा निकालना है तो किसकी अनुमति जरूरी है, इससे पैसा निकालना है तो विधानमंडल की अनुमति जरूरी है। किसकी अनुमति जरूरी है, विधानमंडल की अनुमति जरूरी है। किसकी जरूरत है, विधानमंडल की अनुमति जरूरी है। पैसा निकालना है तो जो है वो आपके विधानमंडल की अनुमति जरूरी है, विधानमंडल की अनुमति जरूरी है, ठीक है। आकस्मिक निधि जो है वो दोस्तों गवर्नर के पास होती है, तो इससे पैसा निकालना है तो राज्यपाल की अनुमति जरूरी है, राज्यपाल की अनुमति जरूरी है। हाँ, लोक लेखा निधि सरकार के पास होती है, ये जो है वो गवर्नमेंट के पास होती है। सरकार इसमें से कैसा पैसा खर्च करे, कैसा उपयोग ले, सरकार जाने, सरकार का काम, सरकार जाने, सरकार का काम। मैं यहाँ गवर्नर की पावर समझाना चाह रहा हूँ, ना कि ये 3 फंड। यहाँ मैं तुम्हें 3 फंड का केवल परिचय दे रहा हूँ
कि कंसोलिडेटेड फंड के अंदर वो पैसा आता है जो टैक्स के अंदर गवर्नमेंट की जो है वो आपकी जो है वो और सारी इनकम जो है वो इसके अंदर आती है, इसमें से पैसा निकालना है तो प्रॉपर आपको धन विधेयक लाना पड़ता है, वित्त विधेयक लाना पड़ता है, विनियोग विधेयक लाना पड़ता है। और दोस्तों उसको जो है विधानसभा पर पेश करते, विधानसभा में पेश होता है, वहाँ से पारित होता है, उसके बाद में अनुमति मिलने के बाद पैसा निकाल सकते हो। आकस्मिक निधि जो है वो दोस्तों जो है उससे पैसे निकालना जो है वो आपके यहाँ आकस्मिक परिस्थितियों के लिए जो है वो राज्यपाल साहब के पास होती है और ये आपके सरकार के पास। अब दोस्तों जो है वो मुझे एक प्रश्न बताओ, तुम लोग एक उत्तर बताओ, निम्न में से कौन सी निधि गवर्नर से संबंधित है? निम्न में से कौन सी निधि गवर्नर के कंट्रोल में है? निम्न में से कौन सा फंड जो है वो गवर्नर के कंट्रोल में है? निम्न में से हाँ, आकस्मिक निधि। कितने भोले हैं, कितने भोले हैं, देखो भाई क्या बात कर लें, मतलब इतने भोले हैं जिसकी कोई मतलब जो है वो हद ही नहीं है। अरे देवताओं, विधानमंडल के बारे में एक चीज बताई थी, बिना गवर्नर के विधानमंडल बनता है क्या? जब तक राज्यपाल की अनुमति नहीं मिलती तब तक कोई चीज जो है वो निकल सकती है क्या संचित निधि से? है मतलब मैंने यहाँ राज्यपाल लिख दिया तो तुमने हाथों हाथ कहा कि आकस्मिक निधि केवल राज्यपाल के अंडर में होगी। मैंने यहाँ क्या कहा, पैसा निकालना है तो विधानमंडल की अनुमति चाहिए। विधानमंडल राजस्थान में बनता है विधानसभा प्लस राज्यपाल से, मतलब ये दोनों। हाँ, विधानसभा ने अनुमति दे दी तो राज्यपाल का जो साइन नहीं चाहिए क्या? तो बस ये लो, तुम बिना मतलब गलत कर देते हो। क्या याद रखना है, राज्य की आकस्मिक निधि और संचित निधि दोनों की दोनों जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे राज्यपाल के कंट्रोल में रहती हैं, राज्यपाल के कंट्रोल में रहती है। वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करते हैं और वित्त आयोग की जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को जो है वो राज्य विधानमंडल के सामने रखवाते हैं, उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के सामने जो है वो रखवाते हैं, राज्य विधानमंडल के सामने रखवाते हैं। अब दोस्तों तुम बताओ, अगर तुम लोगों से कोई पूछ ले सर वित्तीय कार्य बताओ केवल हमें, तुम तो वित्तीय कार्य बता सकते हो क्या कि राज्यपाल के गुरुजी वित्तीय कार्य? अब तो याद हो गए। एक तो जो है वो राज्य का बजट पेश करवाते हैं, जायज बात। एक अनुदान की मांग उनकी अनुमति से आती है, जायज बात। एक जो है वो धन विधेयक जो है उनकी पूर्वानुमति से आता है, हाँ जो है वो जायज बात। उसके बाद में संचित निधि उन्हीं के कंट्रोल में रहती है, जायज बात। संचित निधि उन्हीं के कंट्रोल में रहती है, जायज बात। आकस्मिक निधि उन्हीं के कंट्रोल में रहती है, जायज बात। ये तो सर जो है वो याद हो गया, याद हो गया। और वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग जो है वो उसका गठन करते हैं, उनकी रिपोर्ट को वही जो है वो समक्ष पेश करवाते हैं। बताओ, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ना? फिर आपको कोई पूछ ले कि सर इतना तो याद है लेकिन आप हमें न्यायिक कार्य बताओ ना, तो जुडिशियल पावर्स के अंदर आप लोगों को पता होगा 161 में क्षमादान शक्तियां, 217 में हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति के बारे में, 233 में जो है वो आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो है वो अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और दोस्तों ट्रांसफ़र में जो है वो राज्यपाल साहब और आपका जो है वो चर्चा करते हैं, याद रह जाएगा। अब दोस्तों आप लोग आगे चलते हुए ध्यान देते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ, कौन सी कार्यपालिका शक्तियाँ। अब कार्यपालिका शक्तियाँ में आप लोगों को याद रह गया पहला 163, 164, 165, 166, 167 और उसके बाद में सारी नियुक्तियाँ, उसके बाद में सारी नियुक्तियाँ। और गुरुजी नियुक्तियाँ चाहे आपके यहाँ पे महाधिवक्ता की हो, चाहे आपके यहाँ पे लोकायुक्त की हो, चाहे आपके यहाँ पे वित्त आयोग की हो, चाहे आपके यहाँ पे निर्वाचन आयोग की हो, चाहे आपके यहाँ पे दोस्तों जो है वो मानवाधिकार आयोग की हो, चाहे आपके यहाँ पे सूचना आयोग की हो, सारी प्रकार की नियुक्ति है। दूसरा आपकी विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ जब आप याद करते हैं तो पहली बात तो विधानमंडल का अभिन्न अंग है, विधानमंडल का अभिन्न अंग है भाई, बिना इसके विधानमंडल की कल्पना नहीं हो सकती। 174 70 से संबंधित मामला, 75 अभिभाषण से संबंधित मामला,
हाँ, और दोस्तों जो है वो 76 है, विशेष अभिभाषण से संबंधित मामला। और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे जो है आर्टिकल 200 विधेयक को अनुमति देने से संबंधित मामला। और दोस्तों आर्टिकल 213 अध्यादेश से संबंधित मामला, अध्यादेश से संबंधित मामला। आर्टिकल 171 विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करने से संबंधित मामला। अब भी कोई आदमी का ये पोर्शन कमजोर है तो आपकी मेरी गलती नहीं है, बस केवल और केवल फोकस की कमी है। इससे सरल नहीं बनाया जा सकता। हाँ, इससे सरल जो है वो नहीं बनाया जा सकता। तो मेरा निवेदन ये है कि मैं तुम्हें पूरा याद करवा दूंगा, बस थोड़ा सा पैसेंस रख लो, थोड़े आरएस के एस्पायरेंट बन जाओ। हो सकता है कि आप में से कई जो है वो 2 दिन डेमो क्लास चल रहे हैं तो उनमें कोई कीड़ा कर रहा हो। हाँ, वो जो है वो जानबूझ के जो है ऐसी बात लिख रहा हो। कल से आपकी जो है वो क्लासेस केवल जो है उन्हीं बैच में होंगी, हाँ, जिन्होंने एडमिशन ले रखा है। हाँ, बुरा मानने की बात नहीं है, अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो आपका सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं होगा, और टाइम पे पूरा नहीं होगा तो लास्ट में सुनना तो हमें पड़ेगा ना। उस टाइम हम ये नहीं कह सकते कि हम मार्केट से जो है वो केवल और केवल मार्केट के जो है वो 15% में आपको प्री का सिलेबस दे रहे हैं, मेंस का केवल और केवल मार्केट का जो है वो 15% में हम दे रहे हैं। आप खुद कल्पना कर लो, लगभग प्री की फीस हर जगह 40, 42, 50 हज़ार रुपये है, अपने यहाँ पे आप 7 के अंदर कवर कर पा रहे हैं। मेंस प्री प्लस मेंस की फीस हर जगह 90 से 1 के आसपास है, आप यहाँ 14-15 में कवर कर पा रहे हैं। हाँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन अर्पित, इस ये टॉपिक राज्यपाल पूरा होगा उसी दिन मिल जाएगा, और फिर लास्ट रिवीजन इंग्लिश के साथ ही करवाऊंगा। हाँ, तो और मेरी बात का कोई बुरा ना माने, क्योंकि जो है वो मेरे को जो है वो करना पड़ेगा, मेरे को जो है वो ये करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर मैं नहीं डांट लगाऊंगा और इसमें कोई आपस में ऐसे फील नहीं कर सर मैंने कह दिया तो मेरी बेइज्जती होगी, ये होगी, ये आपकी भलाई के लिए, ये 1000 बार मैं कह चुका हूँ, आपको बहुत अच्छा याद होगा। हाँ, आपको बहुत अच्छा याद होगा ना, आप खुद का समय खराब करें ना दूसरे का होना दें। हम्म सारी चीज नहीं हो सकती पूनम, कि पीडीएफ भी दे दो और ये जो बोर्ड पे समझाते हो वो भी दे दो। ये आप क्यों बैठे हो फिर बाद में, आपके हाथों के अंदर कोई जो है वो समस्या तो है नहीं, भी लिखना ही है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा खुद से किया करो ऐसी मेहनत, जितना आप खुद बनाएंगे इस प्रकार से उतना याद होगा। हाँ, चले आगे, तो डेमो वाले कल चले जाएंगे, तो जो है वो आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। ठीक है भाई, तो चलो अब स्व विवेक की शक्तियों पे आते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? स्व विवेक की शक्तियों के बारे में आते हैं, क्योंकि कल गवर्नर का क्रम याद करना है। गवर्नर की तो एक अलग से क्लास होएगी, और सीक्वेंस जनरली मैं जो रिकॉर्डेड में ज़्यादा अच्छा याद करवाता हूँ। तो अगर मेरे को टाइम मिला तो गवर्नर का जो क्रम वाला जो टॉपिक है वो मैं जो है वो रिकॉर्ड करके डालूंगा, क्योंकि उसमें मेरे को डिस्टर्बेंस 1 मिनट का भी नहीं चाहिए। क्योंकि जहाँ फैक्चुअल पोर्शन आता है वहाँ पे बात करोगे तो रिदम टूट जाएगा, और रिदम टूट गया तो याद नहीं होगा। तो वो मैं कल डिसीजन लूंगा, पर पहले आज जो है वो गवर्नर की सारी बातें हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। स्व विवेक के शक्तियों पे आते हैं, मतलब उनकी डिस्क्रिप्टिव पावर क्या है, और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ स्व विवेक की शक्तियाँ क्या हैं उनके बारे में हम जो है वो बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो है वो दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे जो है वो आराम से स्व विवेकीय शक्तियों के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं, स्व विवेकीय शक्तियों के बारे में जो है वो बात करते हैं। तो स्व विवेकीय शक्तियाँ जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो आप लोगों को प्रॉपर याद रखना है, 2 प्रकार की है। एक संविधान के द्वारा दी गई स्व, हाँ, एक दोस्तों संविधान प्रदत्त स्व विवेकीय शक्तियाँ, एक परिस्थिति जन्य स्व विवेकीय शक्तियाँ। एक संविधान प्रदत्त स्व विवेकीय शक्तियाँ, एक परिस्थिति जन्य स्व विवेकीय शक्तियाँ। सबसे पहले हम जो है वो परिस्थिति से इन्हें जो स्व विवेकीय शक्तियाँ मिली हैं उनके ऊपर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो परिस्थिति के अनुसार जो इन्हें स्व विवेकीय शक्तियाँ मिली हैं, जो परिस्थिति जन्य जो स्व विवेकीय शक्तियाँ, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर हम संविधान प्रदत्त पे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये हमारे कंसर्न से बाहर है। फॉर एग्जांपल जैसे संविधान की अनुसूची 6 में यह उपबंध किया गया है कि असम सरकार
और वहाँ की स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद के मध्य खान की लीज से होने वाली आय का बंटवारे का अगर कोई विवाद हो तो उसे राज्यपाल जो है वो देखेंगे। आपके क्या ही काम का। इंडियन पॉलिटी में कभी देखो तो देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 239 के तहत यदि राष्ट्रपति किसी राज्य को राज्यपाल के किसी निकटवर्ती संघ शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त करे तो संघ शासित प्रदेश के सभी कार्य वह अपने स्व विवेक से करेगा, न कि वहाँ की मंत्री परिषद की जो है वो सलाह को मानना उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे जो है वो असम जो राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया साहब है, उनके पास पंजाब का तो जो है वो गवर्नर हैं, साथ साथ चंडीगढ़ के वो क्या हैं, प्रशासक हैं। चंडीगढ़ के वो क्या हैं, प्रशासक हैं। तो पंजाब के अंदर जो वो काम करेंगे वो मंत्री परिषद की सलाह से करेंगे, मंत्री परिषद की सलाह से करेंगे। लेकिन चंडीगढ़ में वो जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, अपने विवेक से करेंगे, क्योंकि वहाँ कोई जो है वो मंत्री परिषद थोड़ी है, वहाँ कोई विधानसभा थोड़ी है, वहाँ कोई जो है वो विधानसभा थोड़ी है। हाँ, वहाँ कोई जो है वो विधानसभा थोड़ी है। अगला जैसे महाराष्ट्र गुजरात के राज्यपाल का राज्य के कुछ पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए जो है वो विशेष कदम उठा सकते हैं। तो हमें क्या करना भाई, उठा लो बोले। नागालैंड के जो विद्रोही नागाओं के कारण उत्पन्न आंतरिक अशांति से निपटने के लिए राज्यपाल के पास विशेषाधिकार है, राज्यपाल के पास विशेषाधिकार है। मणिपुर राज्य में जो राज्यपाल है उस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनी समिति के क्या क्या कार्य होंगे, क्या क्या उत्तरदायित्व होंगे, वो दोस्तों जो है पहाड़ी समिति का वो डिसाइड करेंगे। सिक्किम के अंदर जो राज्यपाल हैं वहाँ पर विशेष उत्तरदायित्व है कि वहाँ के सामाजिक आर्थिक उन्नति के ऊपर ध्यान देंगे। तो ये जो है ना, मतलब ये वो स्व विवेकीय शक्तियां हैं जो अलग अलग राज्य के गवर्नर को वहां की विशेष परिस्थितियों के अनुसार मिली हुई है। तो इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस तरह लक्षण जा ही नहीं रहे, मैं क्या करूं, बोला था ना क्लास के जस्ट लास्ट 5 मिनट। तो क्या याद रखना है, स्व विवेकीय शक्तियां जो है वो दो प्रकार से होती है। स्व विवेकीय शक्तियां जो है वो दो प्रकार से होती है, और स्व विवेकीय शक्तियां जो हैं वो दोस्तों जो है वो याद रखें। एक होती है संविधान प्रदत्त, जो आपको पढ़ने की जरूरत स्टेट पॉलिटी में नहीं है, संविधान प्रदत्त है। जैसे आपके यहाँ पे असम के राज्यपाल को पावर है, मणिपुर के राज्यपाल को पावर है, सिक्किम के राज्यपाल को पावर है, हाँ आपके नागालैंड के राज्यपाल को जो है वो पावर है, हाँ उसके साथ साथ गुजरात महाराष्ट्र के राज्यपाल को पावर है, यूनियन टेरिटरी के राज्यपाल को पावर है। उससे आपको क्या करना, ठीक बात है। हाँ, उसके बाद में आपके यहाँ पर जो है वो बात करते हैं कि ये तो संविधान प्रदत्त सहविवेकीय शक्तियां हैं, लेकिन परिस्थिति जन्य सहविवेकीय शक्तियां कौन सी है, जो आपको पढ़नी है, जो आपको पढ़नी है, जिससे आप जो है ना जो पहले स्टेटमेंट थे उन सबको गलत साबित कर सकते हो। मेंस में अगर इनका कोई जो स्टेटमेंट आ जाए, इनका भाई इनका दिया हुआ कोई स्टेटमेंट आ जाए कि मुंशी जी ने कहा था, ये तो इन्होंने ठीक कहा, सरोजिनी नायडू ने कहा कि सोने की पिंजरे के बंद चिड़िया के समान है। श्री प्रकाश ने क्या कहा, छूटे हुए स्थान पर साइन करने के अलावा कोई काम नहीं है। विजय लक्ष्मी पंडित ने क्या कहा दोस्तों, जो है वो पद नहीं वेतन के आकर्षण के लिए कोई राज्यपाल बनता है। सीतारमैया क्या कहते हैं, राज्यपाल अतिथि सरकार और राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने के लिए है केवल। तो मुझे लगता है कि इनकी कही गई ये बातें जो हैं वो एक पक्षीय हैं, इन्होंने राज्यपाल की स्व विवेकीय शक्तियां नहीं पढ़ी। अगर राज्यपाल की स्व विवेकीय शक्तियां पढ़ लो और उन्हें जो है वो परिस्थितियों में खेलने का मौका मिल जाए तो दोस्तों जो है राज्यपाल जो है वो इतने खतरनाक हो जाते हैं जितना वीरेंद्र सहवाग पाकिस्तान के अंदर, वीवीएस लक्ष्मण जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और शिखर धवन जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, और अपने जो है वो रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के अंदर इतने खतरनाक हो जाते हैं। अगर इन्हें प्रॉपर परिस्थितियां मिल जाती हैं, परिस्थितियां इनके अगर अनुरूप हो जाएं तो ये इतने जो है वो शानदार तरीके से खेल सकते हैं कि सामने वाले की भखिया उधेड़ दें।
इतनी पावर है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आज आप अगर कोटेशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए तो ये बहुत भयंकर तरीके से जो है वो दोस्तों जो है वो कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ें, सबकी इच्छा है। जनरली इतना डिटेल में राज्यपाल नहीं पढ़ा जाता है। आप बूस्टर एकेडमी पे हो तो आप जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ पा रहे हैं, तो इस चीज़ की थोड़ी वैल्यू रखो, थोड़ा सहयोग रखो। मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा अगर तुम लोगों का सहयोग जो है वो रहेगा तो दोस्तों जो है वो बात करते हैं अपन यहाँ पे। प्रथम स्व विवेकी शक्ति है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है या नहीं लगाना है। पहली चीज तो फिर विराट कोहली का क्या हुआ? विराट कोहली जो है ना वो तो सीएम है, वो तो पीएम है, वो तो हर परिस्थिति में खेलते हैं, वो तो क्या सदाबहार है। अब जब विराट कोहली का कंपैरिजन मत करो, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, इनको परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं है, ये हर परिस्थिति में बेहतर ही खेलते हैं। ये एग्जाम्पल जो दिए गए हैं वो एग्जाम्पल दोस्तों उन लोगों के लिए दिए गए हैं जो एक परिस्थिति में जो है वो भूचाल मचा देते हैं, आमूल चूल परिवर्तन कर देते हैं सामने वालों की जो है वो। जैसे अब देखो राज्यपाल साहब है, हर परिस्थिति में ऐसे नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थिति में, मतलब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता है या नहीं है, अब इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इसकी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। आज अगर आपके वागड़े साहब को लगे कि राजस्थान में संवैधानिक तंत्र की विफलता है, राजस्थान राज्य की जो है वो सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल रही और ये आर्टिकल 356 के तहत ये रिकमेंडेशन भेज दें, तो यहाँ पर राष्ट्रपति साहब राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। यहाँ पे राष्ट्रपति साहब जो हैं वो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, और राष्ट्रपति साहब जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, विधायिका मतलब विधानसभा, कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद, इनकी सारी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास चली जाती है और राष्ट्रपति इनका उपयोग जो है वो गवर्नर के माध्यम से करता है। क्या करता है? गवर्नर के माध्यम से करता है। तो याद रखें आर्टिकल 356 जो है वो पहली स्व विवेकीय शक्ति जो है वो देती है। अगर परिस्थिति ऐसे हो जैसे बंगाल में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पे, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पे कि भाई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो ये सरकार नहीं चल रही, तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल के लिए गवर्नर जो है वो सिफारिश दे सकता है। और गवर्नर सिफारिश किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। और जैसे ही ये राष्ट्रपति शासन लगता है, सारी आपकी विधायी पावर है और सारी कार्यपालिका पावर प्रेसिडेंट में निहित हो जाती है, और प्रेसिडेंट के पास बहुत काम है, तो इनका उपयोग जो है गवर्नर एक एजेंट के रूप में करते हैं। अब तुम ये मतलब जान से राष्ट्रपति शासन पढ़ा दो, वो भाई मैं अलग से पढ़ाऊंगा, आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, बस आप तो इतना समझ लो कि ये कुछ कर सकते हैं। अच्छा लगा? अब दूसरी पावर और बताता हूं तुम। ठीक है। आच्छादन और पृथक्करणीयता का सिद्धांत हम लोग जो है वो जब विधानसभा पढ़ेंगे या संसद पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार जो है वो इधर ध्यान दो। तो याद रखिए दोस्तों। हाँ, अब इलेक्शन देखो, फिर देख अंकित कॉन्टेक्ट हो जाते रहो कि राष्ट्रपति शासन लगने पे क्या होगा, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्या, संसद से इसे जो है वो अनुमति होनी चाहिए क्या। हाँ, ये जो है वो दोस्तों जो है वो इसके बाद इलेक्शन कब होंगे, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ये भाई सारी चीज़ बाद में। फिर आपातकाल में क्या पढ़ोगे? गवर्नर को इतना बड़ा बनाओगे कि 10 दिन गवर्नर पढ़ोगे? सर सबकी रिप्लाई मत दो, ठीक है, नहीं दूंगा। हाँ नहीं दूंगा, लेकिन जो है वो मतलब नीलम ने एकदम सही बात कही है, लेकिन मैं ये शब्द नहीं लेने वाला। ये शब्द जो है वो नीलम जी ले रहे हैं, ये शब्द बहुत गलत है। हाँ, ये शब्द मैं ले नहीं सकता, नहीं तो मैं इस शब्द का उपयोग करता तो तुम में से कोई इसका उपयोग जो है वो आगे से नहीं करता। मतलब ऐसे प्रश्न जिनका समय नहीं आया है उनका अगर आप पहले ही प्रश्न पूछ रहे हो तो आपकी प्रवृत्ति जो है वो प्री मैच्योर है, बस मैं इतना अंग्रेजी में बोल सकता हूँ। और प्री मैच्योर को हमारे यहाँ पे जो है वो ये कोई मतलब उपहास बस नहीं है, मतलब प्री मैच्योर है तो है ही फिर, लेकिन इसे जो है सामान्य ग्रामीण भाषा में इस शब्द को जो है वो क्या कहा जाता है, उसके बारे में मैं कहूँ तो फिर बाद में आपको लगे सर आप ऐसे कहते हो तो मैं बुरा लग गया, तो मैं नहीं कहूँगा। मैं कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं, हाँ, पर मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, क्या कहते हैं समझ गए तुम लोग? हाँ, हर चीज़ में एक प्रॉपर टाइम मिलता है और हर चीज़ में जो है वो प्रॉपर टाइम लगता है, तो दोस्तों जो है वो उतना टाइम आपको भी लगना चाहिए। समझ गए हो तो समझ जाओ भाई साहब। हाँ।
ना नहीं देंगे सुनील। ये कौन लिख रहा है? संजू, ऐसे नहीं लिखना। हाँ, अब ये पहला 356 का पहला परिस्थिति जन्य काम क्लियर हो गया। अब अगले परिस्थिति जन्य काम के बारे में बात करते हैं। अब अगले परिस्थिति जन्य काम के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति के पास जो है वो अलग पावर है। राज्यपाल के पास आर्टिकल 200 के तहत जो है वो 5 पावर है। पहली पावर है वो हाँ कर दे, दूसरी पावर है वो ना कर दे, तीसरी पावर है वो वापस लौटा दे, चौथी पावर है वो पड़ा रहने दे, पड़ा रहने दे। और पांचवी पावर उसकी परिस्थिति जन्य पावर है कि वो राज्य विधानसभा के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है। यदि विधेयक संघ की शक्तियों पर प्रभाव डालता है, या संविधान के अनुसार नहीं है, या हाईकोर्ट के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो उसे कहाँ भेज सकता है? राष्ट्रपति के पास। बैठी रहो आपकी विधानसभा, ऐसे देखते रहो, बोले साहब कहाँ भेज दिया, साहब कहाँ भेज दिया, साहब कहाँ भेज दिया। मैंने तो भेज दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो। अगली परिस्थिति क्या है? आर्टिकल 200 का बेहतरीन उपयोग करना। अगर राज्यपाल साहब को लगे कि राज्य विधानसभा का ये विधेयक संघ से थोड़ा संबंधित है, या संविधान के अनुसार नहीं है, या हाईकोर्ट की पावर्स पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, तो वो इस विधेयक को जो है वो अपनी 5वीं शक्ति के माध्यम से इसे सीधा जो है वो डिस्पैच कर देते हैं, रवाना कर देते हैं प्रेसिडेंट साहब के पास। काल लेते बैठे रहो, अब तन करना जो कर लो, मेहरकन की को नहीं, राष्ट्रपति का नहीं। बताओ कितनी बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ना। तुम कह रहे हो कि जो है वो राज्यपाल साहब कुछ नहीं कर सकते। राज्यपाल साहब बहुत कुछ कर सकते हैं, और आपकी विधानसभा को जो है ना प्रॉपर कंट्रोल में रख सकते हैं। उनके पास इतनी विश्व विवेकीय शक्तियां हैं। हाँ, विधानसभा कहते कहते घूमती रहे, बोले सर पुनर्विचार के लिए लौटा दो, एक बार और देख के भेज देंगे, थोड़ा करेक्शन कर देंगे, सुधार देंगे, आगे से गलती नहीं होगी, थोड़ा और ध्यान रखेंगे, सुंदर राइटिंग में बना के भेज देंगे। आप ऐसे क्या कर रहे हो? बैठे रहो बोले। अब हमने क्या, राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब क्या भेज दिया? राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो विधानसभा पे प्रॉपर कंट्रोल रख सकती है आपका जो है वो राज्यपाल साहब। 2 पावर बताई मैंने, 356 और 200 की, 356 और 200 की, 356 और 200 की। अब मैं आपको तीसरी सबसे महत्वपूर्ण स्वयं विवेकीय शक्ति बता रहा हूं, और वह स्वयं विवेकीय शक्ति कौन सी है? आर्टिकल 174 के तहत सीएम की सलाह पर, सीएम की सलाह पर सत्र बुलाते हैं। सीएम के परामर्श पे, सीएम के परामर्श पे गवर्नर साहब सत्र प्रारंभ करते हैं, सत्र जो है वो समाप्त करते हैं, विधानसभा का विघटन करते हैं, विधानसभा का विघटन करते हैं। ये हमने पढ़ा था, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये तो है सामान्य जिंदगी। अब एक ऐड आता था मिंटोस जिंदगी, वो क्या है भाई? अब एक मान लो कि आपका सीएम साहब जो हैं उनको डर है, उनको डर है कि विपक्ष वाले अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। वो विपक्ष वाले क्या ला सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, और मेरी सरकार गिर सकती है, मेरी सरकार जो है वो गिर सकती है। सरकार क्या हो सकती है? गिर सकती है। तो इसके अंदर तो जो है वो सीएम साहब बोलेंगे ही नहीं सत्तर लाओ, सत्तर लाओ, सत्तर लाओ। सीएम बोलेंगे ना, आप अपने राजभवन में बैठे रहो, मैं मेरे सीएम हाउस में बैठे रहो। ये विधानसभा की क्या जरूरत है? क्यों सत्तर लाना? बिना मतलब सामने वाले अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे, मुझे फालतू में हटा देंगे। इससे चाहे रुको, 5-4 महीने तो बैठे रहने दो, 2 महीने तो बैठे रहने दो, 3 महीने तो बैठे रहने दो। भाई अविश्वास प्रस्ताव तो विधानसभा में लाया जाता है, और सीएम के परामर्श पे गवर्नर सत्र प्रारंभ करते हैं, सत्र समाप्त करते हैं, विधानसभा समाप्त करते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर कोई भी सीएम ये नहीं चाहेगा कि सत्र लाया जाए, कोई भी सीएम ये नहीं चाहेगा कि सत्र लाया जाए। जायज बात, अगर मुख्यमंत्री होते और तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास बहुमत नहीं है, तुम्हारे साथ वाले भाग गए, या तुम्हारे साथ जो पार्टी थी जो गठबंधन में थी उसने जो है वो अपना जो समर्थन खींच लिया, तो इस कंडीशन में तुम लोग यही चाहोगे ना कि जो है वो नहीं, सत्र वत्र क्या करोगे, ला के 2-3 महीने और सीएम रहने दो, थोड़ा और काम कर लेने दो। लेकिन गवर्नर साहब को अगर ये बात का आभास हो जाए कि ये सीएम इसलिए विधानसभा में नहीं आ रहा है कि इसकी सरकार गिर सकती है, गवर्नर साहब को ये पता चल जाए, और उसके साथ साथ गवर्नर साहब के पास वो स्टेटमेंट कोई मैसेज कर दे कि गवर्नर रिक्त स्थान पर साइन करने के लिए है, या सोने की चिड़िया है पिंजरे में बंद, अतिथि सत्कार के लिए है, केवल जो है वो
आकर्षण केवल किसका, वेतन के आकर्षण के लिए, तो गवर्नर साहब की स्वविवेकीय शक्तियां एक साथ जो एक्टिव हो जाती हैं और गवर्नर साहब कहते हैं कि मेरे को सत्र बुलाने के लिए किसी सीएम के परामर्श की जरूरत नहीं है। सीएम अगर सीएम है और अगर उसमें ताकत है तो वो विधानसभा में आए और मैं सत्र चालू कर रहा हूं और इसके अंदर अपना विश्वास या तो दिखाए, नहीं तो विपक्ष इसका अविश्वास दिखा दो, विपक्ष अपना अविश्वास दिखा दो। तो जो है विशेष परिस्थितियों में अगर आपके जो है, हाँ विशेष परिस्थितियों के अंदर जो है गवर्नर और सीएम एक ही पार्टी के हो, तब तो फिर बाद में मतलब जो है वो फिर पार्टी तो क्या ही करेंगे, बट नहीं बुलाते हैं जनरली अगर एक ही पार्टी के हो तो। लेकिन अगर जनरली दोनों, हाँ वैसे गवर्नर किसी पार्टी का नहीं होता, गवर्नर बनने के बाद में वो राज्य का प्रथम नागरिक है, संवैधानिक तंत्र के जो है वो अनुसार उसे चलना चाहिए, लेकिन वो एक अलग बात है, वो एक अलग परिस्थिति है। महाराष्ट्र में बुलाया था, बेंगलोर में बुलाया था, बेंगलोर में क्यों, राजस्थान में बुलाया था। मानेसर मामले के बाद में गहलोत साहब ये चाह रहे थे कि जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। याद है तुम्हें, जब कांग्रेस के 21-22 विधेयक हरियाणा की मानेसर के पास एक होटल में जाके बैठ जाते हैं सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में, जो थोड़ी किसी बात से नाराज थे, उस समय जो है वो दोस्तों आपके गहलोत साहब किसी भी कंडीशन में ये नहीं चाहते थे कि विधानसभा बुलाई जाए। गहलोत साहब चाहते हैं कि जितना समय मिल सके उतना समय मिल जाए तो सबको वापस जो है वो मना लिया जाए, सबकी नाराजगी खत्म कर दी जाए। इस कंडीशन के अंदर गहलोत साहब अपने सभी विधायकों को लेकर जैसलमेर के एक होटल में चले जाते हैं। सरकार जो है वो दोस्तों होटल में, सरकार जो है वो राज्य में नहीं, राजधानी में नहीं, होटल में, मतलब जो है वो सरकार के 7 लोग हैं वो भी होटल में, जैसलमेर के होटल में, और सरकार के ही लोग जो रूठे हुए हैं वो भी होटल में, वो दोस्तों जो है वो मानेसर हरियाणा के होटल में काम चल रहा। और बीजेपी वाले एकदम तैयार, और वो कहां पे दोस्तों, विधानसभा के पास में, कि अब मामला जो है वो बिखरने वाला है। और गहलोत साहब यही चाहते थे कि सत्र नहीं बुलाया जाए, लेकिन कलराज मिश्र साहब कहते हैं कि आप इस तारीख को जो है वो विधानसभा में आए और आपके पास अगर बहुमत है तो सिद्ध कर दीजिए, नहीं तो विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे। तो वो तो समय मिल गया था गहलोत जी को कि अपने जो है वो दोस्तों नाराज लोगों को मना लेते हैं और उनको जो है वो दोस्तों जो है वो क्या करते हैं, साथ ले आते हैं, और प्रस्ताव आता है तो उनके पास जो है वो 100 मेंबर होते हैं। आगे बात तो बताऊं, तुम लोगों को लगता है कि ऐसे ही हैं राज्यपाल साहब? राज्यपाल साहब है बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यपाल साहब बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका अगला आर्टिकल मैं तुम लोगों को बताऊंगा, और वो अगला आर्टिकल क्या है? अगला आर्टिकल दोस्तों जो है वो है दोस्तों आपके यहाँ आर्टिकल 164। 164 ये कहता है कि गवर्नर सीएम की नियुक्ति करेंगे, और जनरली जो है सीएम की नियुक्ति करेंगे तो जनरली जो है वो दोस्तों याद रखें, बहुमत दल जो है, बहुमत प्राप्त दल जो है उसकी नियुक्ति की जाएगी। बहुमत प्राप्त दल जो है उसके नेता की सीएम बनाया जाएगा। उसे क्या किया जाएगा? हाँ, उसे जो है वो सीएम जो है वो बनाया जाएगा। ये तो जायज बात है, गवर्नर सीएम की नियुक्ति करेंगे, सीएम के कहने पे मंत्री परिषद और मंत्रियों की नियुक्ति होगी। अब आपको क्या याद रखना है? अब आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 164 क्या कहता है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है वो सीएम बनाया जाए। लेकिन अगर किसी को बहुमत नहीं मिले तो क्या किया जाए साहब? अगर किसी को बहुमत ना मिले तो क्या किया जाएगा? तो उस समय बहुमत नहीं मिले ना तो राज्यपाल साहब की स्वविवेकीय शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं, और इस कंडीशन में राज्यपाल साहब जो है वो अब जो है वो नए अवतार में आ जाते हैं। फिर हर आदमी राज्यपाल साहब से टाइम लेता है, राज्यपाल साहब किसी से टाइम नहीं लेते हैं। और कभी कभी राज्यपाल साहब टाइम ही नहीं देते हैं, कभी कभी राज्यपाल साहब टाइम ही नहीं देते हैं, बाहर घूम घूम के चले जाते हैं तुम्हारे पुराने सीएम कि साहब टाइम दो सरकार बनानी है, साहब टाइम दो सरकार बनानी है। और साहब टाइम नहीं देते, नहीं देते कि एक बार टाइम नहीं है, तुम थोड़ा और देख लो तुम्हारे पास जो है वो बहुमत है या नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है कि चुनाव पूर्व कोई गठबंधन है, चुनाव पूर्व कोई गठबंधन है, चुनाव पूर्व कोई गठबंधन है, और अगर उसके पास अगर जो है वो बहुमत है तो उसे मौका दे दो, उसके पास कोई बहुमत है तो उसे मौका दे दो। चुनाव पर्व है, 2-3 दलों ने, जैसे आपके यहाँ जदयू, टीडीपी और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो उन्हें बना दो। या फिर चुनाव पूर्व नहीं है तो चुनाव पश्चात कोई गठबंधन हो जाए,
3-4 पार्टियां लिख कर ले आए कि देखो जी हमारे पास जो है वो बहुमत है, तो उनके आदमी को सीएम बना दो, उनके आदमी को सीएम बना दो। 3 कंडीशन तो हो गई। अब आती है चौथी कंडीशन। ना तो बहुमत प्राप्त कोई दल है, ठीक है, ना दोस्तों कोई चुनाव पूर्व गठबंधन है, ना कोई चुनाव पश्चात गठबंधन है, और फिर अगली कंडीशन आते हैं कि सर्वाधिक सीट वाला दल। सर्वाधिक सीट जिसके पास है उस दल में से अगर आपको लगे तो बना दो। या फिर अंतिम कंडीशन लगती है कि गवर्नर को लगे कि यह आदमी जो है वो बहुमत प्राप्त कर लेगा, उसे सीएम पद की जो है शपथ दिला दो। अब बताओ कितनी बड़ी स्व विवेकीय शक्तियां हैं। छोटी मोटी स्व विवेकीय शक्ति थोड़ी है ये। आर्टिकल 164 क्या कह रहा है कि दोस्तों जो है वो गवर्नर है सीएम की नियुक्ति करता है, या तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को बना देगा, या चुनाव से पहले 3 पार्टियों का गठबंधन था तो वो बता देगी इसको सीएम बनाना है, चुनाव पश्चात 3 पार्टी आ जाएंगी, भाई साहब हमारे पास बहुमत है इनको बना दो, या सर्वाधिक सीट वाला जो सबसे ज्यादा सीट वाला दल है उसको बना दो। हाँ, अब इस कंडीशन के अंदर जो है वो ये सारी कंडीशन भी नहीं हो, तो गवर्नर को लगे कि ये सबसे सीनियर आदमी है और ये बहुमत प्राप्त कर लेगा, तो दोस्तों जो है उन्हें सीएम बना दो, उन्हें जो है वो सीएम बना दो। बताओ कितनी इंपॉर्टेंट चीज है गवर्नर साहब के पास, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है गवर्नर साहब के पास। और उसके साथ साथ गवर्नर साहब के पास जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज तो है ही, उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को ये याद रखना है, ये याद रखना है। हाँ, ये 3 पावर याद हुई। अब एक आर्टिकल और है 167, उसमें और मजा आएगा तुम लोगों को, उसमें और मजा आएगा। तो आपको क्या लगा कि 356 में गवर्नर साहब के पास परिस्थिति मिले तो वो वीरेंद्र सहवाग बन सकते हैं। हाँ, समर्थन तो बाद में डिसाइड होता है ना दिनेश, फिर विश्वास प्रस्ताव ले आओ, आपके पास आधे से अधिक मेंबर हैं क्या। हाँ, और दोस्तों जो है वो आपके जो है वो 356 आर्टिकल 200 के तहत वो किसी विधेयक को जो है वो राष्ट्रपति के लिए भेज सकते हैं। आर्टिकल 174 के तहत जो है वो दोस्तों सत्र बुला सकते हैं। आर्टिकल 164 के तहत सीएम की नियुक्ति में स्व विवेकीय शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं। 167 के तहत तो स्व विवेकीय शक्तियां रहती हैं, उनका जी करे ना वो सूचना वो ले सकते हैं। ये भी अपनी एक क्या है, स्व विवेकीय शक्ति है। उनका जी करे ना वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई सीएम साहब वो प्रशासनिक संबंधित मामले की सूचना देना, वो कार्यपालिका संबंधित मामले की सूचना लेना। 167 के तहत अगर प्राण पीना चाहे गवर्नर साहब, अगर 167 के तहत है अगर प्राण पीने चाहे गवर्नर साहब, तो जो है वो एकदम बेहतरीन तरीके से प्राण पी सकते हैं और राजभवन के आगे पीछे चक्कर कटवा सकते हैं ये। तो अब अगर कोई तुम्हें कह दे कि गवर्नर साहब, हाँ सीएम बात नहीं भाई, कर्तव्य है सीएम के, क्या है इसके अंदर कर्तव्य है, सीएम के कर्तव्य है। और अगर कोई बोल दे कि ना देवे तो सूचना, कोई बोल दे कि अगर सूचना ना देवे तो क्या कर ले गवर्नर साहब, तो देखो ये एक संवैधानिक प्रावधान है। और अगर आर्टिकल 167 लागू नहीं हो रहा, सीएम सूचना नहीं दे रहे, तो इसका मतलब संवैधानिक तंत्र की विफलता है। और संवैधानिक तंत्र की अगर विफलता है तो इसका मतलब जो है वो गवर्नर साहब 356 के तहत राष्ट्रपति को लिख सकते हैं कि ए सूचना साचना कौन देवे, अगर टिकाऊ राष्ट्रपति शासन, अगर टिकाऊ राष्ट्रपति शासन। भाई 167 क्या है, संविधान का एक प्रावधान है। और संविधान का ये प्रावधान क्या कहते हैं, संविधान का ये प्रावधान कहता है कि राज्यपाल जो है वो राज्य के प्रशासन और कार्यपालिका से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं, और सीएम का कर्तव्य है कि उन्हें देना पड़ेगा। और सीएम अगर इसकी पालना नहीं करते मतलब 167 का उल्लंघन हो रहा है, 167 का उल्लंघन हो रहा है मतलब संविधान का उल्लंघन हो रहा है, और संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो ये 356 के तहत प्रेसिडेंट को बोलेंगे संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अब बताओ राज्यपाल तुम्हें क्या लगता है, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, ऋषभ पंत, विराट कोहली, सौरव गांगुली लगते हैं मेरे को तो कभी कभी, मेरे को तो कभी कभी जो है वो सौरव गांगुली की सी फीलिंग आ रही है राज्यपाल साहब में। अब बताओ आया मजा सर, राज्यपाल पढ़ने में इतना मजा कभी नहीं आया, आज पता चला तुम्हें। मूलतः ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता, होता ही ऐसा। हाँ, तो जो है वो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो तो हमारी कमियां हैं कि इन टॉपिक को हम इंटरेस्टिंग बनाते नहीं हैं। हाँ, पॉलिटी में मैंने पहले दिन ही कहा था, स्टेट पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पॉलिटी को केवल फैक्ट के अनुसार रट्टा लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है।
पॉलिटी का कॉन्सेप्ट समझें, पॉलिटी में इंटरेस्ट बनाएं, पहले इसे एक सब्जेक्ट की वैल्यू दे जो तुम दे चुके हो, क्योंकि आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में तुम लोगों का पेशेंस है। तुम में से कोई नहीं बोल रहा कब गवर्नर खत्म होगा, कब गवर्नर खत्म होगा, कब गवर्नर खत्म, गवर्नर का जो है वो ये टॉपिक खत्म हुआ, कोई नहीं बोल रहा। ये अपने आप में एक जो है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि अब तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तुम्हें ये नहीं लग रहा कि समय जाया हो रहा है, तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि जो है वो पॉलिटी बहुत बड़ी है, तुम्हें ये लग रहा है कि अगर मैं ये समझ पा रहा हूँ तो आगे की चीज़ के लिए तैयार हो रहा हूँ, आगे की चीज़ के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो आज से पहले आपने राज्यपाल को अगर देखा है तो धुंधले शीशे के माध्यम से देखा है, कुंदन का कहना है। आज आपको जो है वो तस्वीर एकदम क्लियर हो गई कि राज्यपाल तो राज्यपाल ही हैं, राज्यपाल तो राज्यपाल ही हैं, ठीक है। उसके अलावा भी और पावर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राज्यपाल साहब के पास स्वविवेकीय शक्तियाँ क्या है कि कोई जो है वो सरकार है, कोई भी जो है वो सरकार है, कोई भी जो है वो सरकार है और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो बताओ इस मंत्री परिषद को इस्तीफा दे देना चाहिए ना, है? इन्हें जो है वो दोस्तों जो है रिजाइन कर देना चाहिए ना, इनको रिजाइन कर देना चाहिए ना। तो अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो गया तो इस सरकार को जो है वो क्या कर देना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन कोई ढीठ बन जाए, मैं तो काल देशा परसों देशा 2-4 दिन और बैठे। सुशील, सीपीएम आपके सीएम का कर्तव्य है और सीएम को सूचना देनी होगी, अगर वो नहीं देते हैं तो वो संविधान के अनुरूप नहीं है, ठीक है। तो फिर राज्यपाल अगला कदम उठा सकते हैं। ये संकल्पनाएं हैं, ये उनकी परिस्थिति जन्य है कि ऐसा बनता है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, हाँ ठीक है। तो इस कंडीशन में अगला अगर जो इस्तीफा नहीं दे तो इस मंत्री परिषद को जो है राज्यपाल साहब भंग कर सकते हैं। तो जाओ तुम लोग, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे इस्तीफे की, तो कोई जरूरत नहीं है आपके इस्तीफे की, कोई जरूरत नहीं है आपके इस्तीफे की। बताओ कितनी बढ़िया बात। या मंत्री परिषद या सरकार किसी देश विरोधी कार्य में संलग्न है तो दोस्तों जो है वो आपके राज्यपाल साहब कह सकते हैं जाओ तुम लोग जेल जाओ, कहाँ तुम मंत्री बने बैठे हो, कहाँ तुम सीएम बने बैठे हो। या मंत्री परिषद या सीएम साहब के ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप तय हो जाते हैं, करप्शन के आरोप तय हो जाते हैं, तो फिर बाद में जो है वो आपकी मंत्री परिषद को भंग किया जा सकता है कि जाओ तुम अपने घर, कहाँ करप्शन करके यहाँ बैठे हो। ये सब कुछ किसके पास है, ये सब कुछ जो है वो आपके जो गवर्नर की परिस्थिति जन्य पावर है, ये सब कुछ है गवर्नर की परिस्थिति जन्य जो है पावर है। हाँ अनुराधा नहीं रुक रही, अनुराधा भाई हाँ रुक जाओ, तो लास्ट में 10 या 5 मिनट पूछ ले थारा कोई बात है तो क्या बात है, तो एक बार क्लास चल रही है जाइए हो आ क्या मचा रखे भाई, ये कहीं करो आरएस को पेपर दे सो। अगर रिकॉर्डेड क्लास है, कुछ टेक्निकल इशू है तो टीम को मैं बोल दूंगा, और अगर रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है तो आज डेमो ख़त्म होने के बाद में चल जाएगी। हाँ दिल्ली जो है वो एक अलग चीज़ है, दिल्ली जो है दोस्तों आपका यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी के साथ साथ विधान परिषद है, तो उसके बारे में पढ़ना है तो कभी जो इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे। हाँ आरएस फ्री के लिए करंट अफेयर करवाएंगे, अभी यूट्यूब पे चल ही रहा है, उससे लाभ ले में। आज 2 टॉपिक पढ़ेंगे शाम को 8 बजे। हाँ एकदम सही कहा कोमल मीणा जी ने, वो अलग से पढ़ेंगे विधानसभा में ऑपोजिशन लीडर के बारे में। आई बात समझ में, तब गवर्नर कंप्लीट करें। तो दोस्तों जो है वो उसके अलावा दल बदलिया पार्टी में आंतरिक कलह चल रही है, दल बदलिया पार्टी में आंतरिक कलह मतलब एक किसी पार्टी के कुछ लोग इधर भाग रहे हैं, कुछ लोग इधर भाग रहे हैं, और अगर राज्यपाल साहब को लगे कि बहुमत खोने की संभावना है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देने के लिए बोल सकते हैं कि या तो भाई रिजाइन दे दे, या फिर सत्र बुलाकर कह सकते हैं कि बहुमत साबित करके दिखा, बहुमत साबित करके दिखा।
यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर भी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र न दे तो राज्यपाल उन्हें हटा सकते हैं। मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो मुख्यमंत्री को पद से हटा सकते हैं। विधानसभा का सत्र बुलाना राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां हैं। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां हैं। यदि मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री विधानसभा में सरकार गिरने के डर से सत्र नहीं बुला रही है तो आपके जो है राज्यपाल खुद बुला लेंगे। यदि राज्यपाल को लगता है कि सरकार अल्पमत में है या दल बदल की संभावना है तो राज्यपाल विधानसभा को ही समाप्त कर सकते कि आ जाओ नए चुनाव करवाएंगे, आ जाओ नए चुनाव करवाएंगे। हाँ, आरपी वो अपन यूनियन टेरिटरी में इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे। सर आप झुंझुनू नहीं, मैं सुजानगढ़ चूरू से हूँ, ये बताओ। तो कुछ जो है वो दोस्तों आप लोग जो है वो कुछ वाद पढ़े या स्वविवेकीय शक्तियों से संबंधित आपके सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन पढ़े। अब इन स्वविवेकीय शक्तियों के आधार पे राज्यपाल ने कभी कभी जो है वो इतना भयंकर रोल निभाया हुआ है कि संविधान तंत्र की विफलता तो छोड़ो, एक बार जो है वो उन्होंने सब कुछ जो है वो मतलब दाव पे लगा दिया, क्योंकि स्वविवेकीय शक्तियां बहुत ज़्यादा हैं। और स्वविवेकीय शक्तियों के अंदर अगर राज्यपाल विवेक से काम करे तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन राज्यपाल जो है वो किसी पार्टी के अनुसार काम करने लग जाए तो फिर बहुत गलत है। बताओ, गलत है ना। राज्यपाल अगर संवैधानिक रूप से काम करे, स्वविवेकीय शक्तियों का उपयोग है बिना किसी पक्षपात के करे तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर राज्यपाल साहब जो है उनके अंदर अपनी पार्टी का आदमी जाग जाए और वो स्वविवेकीय शक्तियों के नाम पर अगली सरकार को गिराना चाहे तो ये गलत है, ये तो फिर बहुत गलत है। ठीक है, तो राज्यपाल तो विकराल रूप भी धारण कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में फिर अपने यहाँ बैलेंस बिठाने के लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्बई वाद में कहा गया कि दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसआर बोम्बई के फोन टेपिंग मामले के संबंध में कहा गया था कि राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके कारण उच्चतम न्यायालय के अंदर जो ये मामला गया। हाँ, याद रखें कि जो एसआर बोम्बई के फोन टेपिंग मामले के संबंध में तत्कालीन राज्यपाल ने सरकार बर्खास्त कर दी और उसके मामले में जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो निर्णय क्या गया? सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि राज्य की सरकार की बहुमत का निर्णय राजभवन से नहीं होगा। आप बर्खास्त नहीं कर सकते, आप बर्खास्त नहीं कर सकते, राजभवन में नहीं होगा, बल्कि राज्य विधानमंडल में होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले आप शक्ति परीक्षण तो कर लो, मौका तो दो। तो कितनी गजब बात कही है। ये स्टेटमेंट याद रह जाए ना तो तुम लोग जो वापस बैलेंस भी कर सकते हो इस बात को। मतलब यहाँ पे कर्नाटक के राज्यपाल ने वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया, सरकार को बर्खास्त कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो क्या कहा है आपके सुप्रीम कोर्ट ने कि बहुमत का निर्णय राजभवन, मतलब गवर्नर अपने घर में बैठ के ना करे, बहुमत का निर्णय जो है वो राज्य के विधानमंडल में होना चाहिए और शासन लगाने से पहले कम से कम सरकार का शक्ति परीक्षण तो कर लो। बताओ ये सही डिसीजन दिया क्या? जायज बात है क्या? तो आप लिख सकते हो एसआर बोम्बई वाद में राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों से संबंधित जो निर्णय दिया गया है कि सरकारों के बहुमत का निर्णय राजभवन में ना होकर विधानमंडल में होना चाहिए। सही बात है। चलो फिर आगे अगला, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार वाद में 5 सदस्यों की बेंच में ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विधानसभा चुनाव में किसी दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तो चाहे गठबंधन पहले हुआ हो चाहे गठबंधन बाद में हुआ हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो जो है उन्हें सरकार बनाने दो, आप तो उन्हें सरकार बनाने दो। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार वाद में क्या कहते हैं? 2006 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तो इस कंडीशन के अंदर अगर 5 दल 4 दल 2 दल मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वो गठबंधन चुनाव से पहले का हो चाहे बाद का हो, इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले अगर गठबंधन करके सरकार बनाना चाह रहे हैं तो आप उन्हें सरकार बनाने दो। आप जो है वो जनता के मत का समर्थन करें, वहां राजनीति ना करें।
वहां राजनीति ना करें। गवर्नर क्या करें? गवर्नर की भूमिका निभाए, संविधान के अनुसार चले, लेकिन राजनीति ना करें, किसी दल के रूप में काम ना करें, दल के सदस्य के रूप में काम ना करें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस है। ठीक है, अगला क्या है? हाँ, नबाम रेबिया बनाम भारत सरकारवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह निर्णय दिया कि दोस्तों आपके यहाँ पे क्या याद रखना चाहिए दोस्तों, जो है वो कि आर्टिकल 356, हाँ 356 अनुच्छेद का प्रयोग सीमित रूप से किया जाए, मनमानी रूप से ना करे, और कार्यवाही के लिए राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिए, और ये निर्णय सद्भावना से लिया गया हो। ये निर्णय सद्भावना से लिया गया हो। क्या लिया गया हो? ये निर्णय सद्भावना से लिया गया हो। और बहुत सारी समितियों ने भी ये कहा है, चाहे आपकी जो वो स्वर्ण सिंह समिति हो, हाँ आपकी बहुत सारे सरकारी आयोग ने भी ये कहा है। सरकारी आयोग ने भी क्या कहा है? सरकारी आयोग ने भी यही कहा है कि आपके अंदर राज्य संबंधों पर बना हुआ आयोग है, इन्होंने भी ये कहा था कि 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प है। 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प है। चुनी हुई सरकार को गिराकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना अंतिम विकल्प है। हो सके तो आप जहां तक हो इसे अवॉइड करें, हो सके तो आप जहां तक हो उसे अवॉइड करें, जहां तक हो दोस्तों जो है वो अवॉइड करें। ठीक है, एकदम क्लियर। तभी इनकी आलोचना भी होती है कि ये शक्तियां दबावपूर्ण उपयोग करते हैं, केंद्र के एजेंट के रूप में, स्वतंत्र नहीं है, केंद्रीय हितों में करते हैं, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो ये स्व विवेकीय शक्तियां जो है वो इसलिए भारी पड़ती है। तो आज मेरे हिसाब से तुम्हारी थोड़ी मैच्योरिटी आई होगी पॉलिटी के बारे में। थोड़ा थोड़ा आज तुम लोगों ने वो पढ़ा जो संभावनाओं पर आधारित है। जो आपके पॉलिटी के अंदर जनरली गवर्नर को आप 152 से लेकर 159 तक पढ़ा, 60 तक पढ़ा, 61 तक पढ़ा और ख़त्म कर देते हो। आपने 3 दिन हो गए हैं गवर्नर पढ़ते हुए, आपने प्रॉपर उनके संवैधानिक प्रावधान भी पढ़े हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों आपने प्रॉपर संवैधानिक प्रावधान के साथ साथ उनके प्रॉपर कार्य भी पढ़े हैं। कार्यों में आप डिटेल से विधायी कार्य, कार्यपालिका कार्य, वित्तीय कार्य, न्यायिक कार्य आपने ये भी पढ़े, और उसके बाद में स्व विवेकीय पावर में आपने वहाँ तक उस लेवल तक पढ़ा है, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। और फिर इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के 2 डिसीजन भी याद रह जाएं तुम्हें। कैसार बॉम्बे वाद में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो बहुमत का निर्णय राजभवन में ना होकर विधानमंडल में होना चाहिए, और राष्ट्रपति शासन से पहले शक्ति परीक्षण जरूर करा लो। रामेश्वर प्रसाद बनाम सरकारवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि किसी दल के पास बहुमत नहीं है, और अगर कुछ दल मिलकर कहते हैं, दावा करते हैं, तो उन्हें सरकार बनाने का मौका देना चाहिए, चाहे गठबंधन चुनाव से पहले हुआ हो चाहे चुनाव के बाद में, और 356 का उपयोग अंतिम रूप से किया जाना चाहिए। 356 का अनुच्छेद का उपयोग जो है वो सीमित रूप से करना चाहिए। हाँ, और दोस्तों जो है वो मनमानी रूप से नहीं करना चाहिए। राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिए कि कहाँ संवैधानिक तंत्र की विफलता होनी है, और निर्णय सद्भावना से लिया जाए, दुर्भावना से नहीं कि मैं सीएम की रड़क निकाल दूंगा, मैं सीएम को घर बिठा दूंगा, मैं इस मंत्री परिषद को घर बिठा दूंगा, गुडविल से। ठीक है, और अब आप लोग ये खुद पढ़ के आए हैं कि राज्यपाल की जिम्मेदारियां क्या हैं। हाँ, राजस्थान में राज्य विश्वविद्यालयों के ये चांसलर होते हैं, कुलाधिपति होते हैं, कुलपतियों की ये नियुक्ति करते हैं, याद रखें। उसके अलावा राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष ये हैं। उसके अलावा सैनिक लाभ फंड प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ये हैं। उसके अलावा पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है उसके जो है वो अध्यक्ष ये हैं, याद रखें। रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि वेलफेयर के लिए काम करती है, उसकी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जो राजस्थान ब्रांच है उसके अध्यक्ष ये हैं। क्रीड़ा परिषद के आपके संरक्षक ये हैं। स्काउट एंड गाइड के जो है वो दोस्तों जो है वो संरक्षक ये है। ये 6 फैक्ट याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आया है। सभी राज्यों के राज्य विश्वविद्यालय, जो स्टेट के जो विश्वविद्यालय हैं, सरकार के जो विश्वविद्यालय हैं, उनके कुलाधिपति ये हैं। सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष ये हैं। पूर्व सैनिक लाभ फंड प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ये हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक जो के अंदर है उसके अध्यक्ष ये हैं।
हाँ बस कंप्लीट अब। हाँ, रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्टेट ब्रांच है राजस्थान की, उसके अध्यक्ष ये हैं। क्रीड़ा परिषद के संरक्षक ये हैं। स्काउट एंड गाइड के संरक्षण ये हैं। हाँ, कुलाधिपति ये होते हैं। अब कुल गुरु बोल लो भले या। अब बताओ, 160 और 62 पढ़ा दो। कल जब राज्यपाल पूरा होके और हम लोग जब सीएम और मंत्री परिषद पढ़ लेंगे, तब तुम लोगों को सब कुछ पढ़ा दूंगा मैं। सीएम और मंत्री परिषद पढ़ लेंगे, तब मैं तुम लोगों को जो है सब कुछ सारे आर्टिकल एकदम ऐसे मजे से याद करवाऊंगा। और आर्टिकल 152 से लेकर और आपको आर्टिकल 177 तक जो है वो याद करवाऊंगा। ठीक है। हाँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन पॉलिटी चली गई है। टॉपिक के साथ साथ मिल जाएगा। राज्यपाल 2 दिन में मिल जाएगा, जब तक राज्यपाल का टॉपिक पूरा होगा। अपने साथ वालों को बता रहे हो नहीं बता रहे हो तुम लोग? हैं? अपने साथ वालों को बता रहे हो या नहीं बता रहे हो? तो कृपया करके अपने साथ वालों को जो है वो बताएं। आपके ऊपर ही निर्भर हम हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कृपया करके जो है वो अपने साथ वालों को आदर्श बैच के बारे में बताएं। टेस्ट सीरीज केवल ऑफलाइन सेंटर जयपुर में होगा। शेड्यूल आपको दिया हुआ है। अब मैं आपको शाम को आके बता दूंगा। जतिन, पुराने बैचों में मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास तभी होगी जब मैं निर्णय लूंगा, और मैं 1 महीने निर्णय नहीं लूंगा। तो कृपया करके बार बार एक ही पर्सन ना पूछे। हाँ, जनरली विधानसभा सीएम के परामर्श में भंग होती है और अगले चुनाव में जाया जाता है। तो इतना डीप से क्वेश्चन आ सकता है क्या? हाँ, आ सकता है। आरएस की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इस लेवल पे जाना चाहिए। हाँ, सहकारिता का टॉपिक 2 बजे पढ़ेंगे इनके। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आपको जो है वो है ही आपके पास, तो टेंशन लेने की जरूरत कहाँ। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। हाँ, एक बार इतनी क्लास होगी, नई क्लासें नहीं होंगी। करंट की पीडीएफ अपने मेन चैनल पे दी गई है। उस पर जो है वो ले लो आप। बूस्टर अकेडमी आरएस नाम से चैनल है, उस पर दे दी गई है। उसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा भी नहीं। पूनम, इस पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा हमें जो है वो टाइम लग रहा है। और ये जो शुरू के सब्जेक्ट चल रहे हैं उनमें दिक्कत है। आगे वाले सब्जेक्ट तो बाईलैंग्वेज ही पढ़ाए जाएंगे। और इनका भी रिवीजन जब होगा तो इंग्लिश साथ में होगी। रिक्वेस्ट है कि सर कमेंट बंद कर दिया करो, ठीक है, आगे से कर देंगे। हाँ ठीक है चंद्रभान जी। जयपुर सेंटर का एड्रेस आज शाम को बता दिया जाएगा। ओके। हाँ, बस बीच बीच में तुम डिस्टर्ब मत किया करो। मेरी कही बात का बुरा मत मानना भाई। मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आप जो है डिस्टर्ब ना करें। ठीक है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। अपने साथ वालों को आदर्श बैच के बारे में ज़रूर बताएं। जो डेमो ले रहे हैं वो आज एनरोल कर लें। आज डेमो का अंतिम दिन है।